जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी प्रोबेबली लास्ट क्लास है। रिवीजन क्लास इससे पहले भी हो गई हमारी फिज़िकली। आज ये जो क्लास है, क्योंकि कुछ बच्चे अपने घरों को चले गए हैं, तो क्योंकि हमारा सेशन आपको पता फ़िज़िकल ही था, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो जो लोग नहीं आए वो भी इससे फ़ायदा उठाइएगा। आपको यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड मिल जाएगा। जो स्कीम हमने बनाई थी ग्रिड वाइज अपनी अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करने की, जो आई कैप ग्रिड है, उसके मुताबिक आपको पता है हमने कुछ रिवीजन क्लासेस फ़िज़िकली कर ली थी, और एक जो हमारा पार्ट है डिसीजन मेकिंग को लेके, मैंने आप लोगों से जो मेरे ग्रुप में पढ़ते हैं सीएम में, उनसे क्वेश्चंस भी अब ग्रुप के अंदर किए हुए हैं शेयर के, कौन कौन से हर चैप्टर में हर ग्रेड में आप कर लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये जो ग्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डिसीजन मेकिंग वाला है, इसके अंदर एक हमने फिज़िकली चैप्टर कर लिया था, जो चैप्टर आई थिंक 13 था, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। उसके बाद 3 और हैं, और इसको आई के अपने नंबर दिए 40 से 45। कितने दिए? तो इसकी इम्पोर्टेंस देखें कि अगर 4 चैप्टर में 45 नंबर का पेपर आता है, तो बाकी आपके 11 चैप्टर्स हैं जिनमें से सिर्फ बाकी सब में मिला के 60 नंबर का आना। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। थोड़ा इसे समझ लें कि चीज़ों का कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो, तो इसमें कोई वर्किंग भी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती। पहला जो चैप्टर इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में है, वो कौन सा? रेलेवेंट कॉस्टिंग। अच्छा, जो रेलेवेंट कॉस्टिंग है, ये मोस्ट प्रोबेबली पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग को कवर करती है। चाहे आपने चैप्टर 15 आज इंशाल्लाह डिस्कस वो भी करेंगे, उसमें भी जितने डिसीजन मेकिंग मॉडल्स हैं किस पे डिपेंड करते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट पे। और चैप्टर 2 हमने पढ़ना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो भी किस पे डिपेंड करता है? रेलेवेंट कॉस्ट पे। तो इसलिए हमने पहले इसको शुरू किया। तो अगर आपको याद हो, जब हमने पढ़ा था तो मैंने कहा था सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन होती है। क्या होती है? उसके अंदर ही न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट सारा आप क्लियर कर लेते हैं। उसके ऊपर पूरी ग्रिप होनी चाहिए कि रेलेवेंट कॉस्ट कहते किसको हैं। कोई मुझे नॉलेज अपना शेयर करेगा, किसी को याद हो कि इसकी डायमेंशन में रेलेवेंट कॉस्ट में क्या होती थी? रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? फ्यूचर। कौन सी कॉस्ट होती है? फ्यूचर। यानी क्योंकि जो फैसला लेना होता है आपने, जो डिसीजन लेना होता है, उसका लिंक किससे होता है? फ्यूचर से। तो फिर वही कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट समझी जाएगी जो फ्यूचर में अक्कर होगी। कहाँ कब अक्कर होगी? जितनी भी पास्ट कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट जो माजी में इनकर हो चुकी है, या उसे संक कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कभी भी रेलेवेंट नहीं होगी। वो क्या होगी? इररेलेवेंट। क्या होगी? वो आपके डिसीजन में आपने इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट इज ऑलवेज फ्यूचर कॉस्ट, और फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी? रेलेवेंट बनेगी। तो पहली खूबी तो रेलेवेंट कॉस्ट की है कि वो फ्यूचर कॉस्ट होती है। दूसरी खूबी ये थी कि वो हमेशा इनकर होती है एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन। यानी उसको हम कह सकते हैं वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? उसमें इंक्रीमेंट आता है, इजाफा आता है ड्यू टू डिसीजन। किसकी वजह से? ड्यू टू, या आप इस तरह भी कह लें कि वो एक अक्कर होती है एज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन। क्या लिखा जी? एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो अक्कर होगी, अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो वो अवॉइड हो सकती है। क्या हो सकती है? यानी मैं कह सकता हूँ वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? डिसीजन के साथ अटैच है। डिसीजन नहीं लेंगे तो वो अवॉइड हो जाएगी, डिसीजन लेंगे तो वो अक्कर होगी। क्लियर है? इसीलिए लिखा गया एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन। अच्छा, इसमें फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऊपर हमने लिखा फ्यूचर कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? तो अगर मैंने साथ लिख दिया कि सिर्फ डिसीजन ही की वजह से जो कॉस्ट आएगी वो लेनी है, तो फिर तो कमिटेड कॉस्ट सारी यहाँ से निकल गई। क्या निकल गई?
अगर मैंने एक लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया और बिल्डिंग ली है 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, किस पे, और मैं वहाँ एग्री कर चुका हूँ कि मैं 5 साल का किराया आपको दूंगा, चाहे मैं उसको यूज़ करूँ या ना करूँ, है तो कॉस्ट फ्यूचर की है, दूंगा, लेकिन ये कमिटेड कॉस्ट है। ये कौन सी है? हम जो फ्यूचर में डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं, ये तो ऑलरेडी आप कमिट कर चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं हर फ्यूचर कॉस्ट ही रेलिवेंट हो, सिर्फ फ्यूचर की कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट होगी? जो आपके डिसीजन के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? जो फैसला आप लेने जा रहे हैं उसकी वजह से वो फ्यूचर में इनकर होगी, नहीं लेंगे तो इनकर नहीं होगे। लेकिन जो मैंने लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कहा कराएगा, वो तो आपका कमिटेड है। आप ये डिसीजन जो लेने जा रहे हैं, लें ना लें, उस पर, उस किराए पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका अंदर सारी फ्यूचर कॉस्ट भी रेलिवेंट नहीं होती, सिर्फ इंक्रीमेंटल फ्यूचर कॉस्ट भी मैं लिख देता हूँ, वो रेलिवेंट होती है। कौन सी कॉस्ट? इंक्रीमेंटल फ्यूचर, जिसका डायरेक्ट लिंक किससे होता है? डिसीजन के साथ, वो रेलिवेंट है। और कमिटेड, अगर इसको और क्लियर कर लें कि जो कमिटेड फ्यूचर कॉस्ट है, कौन सी कमिटेड, बेशक वो फ्यूचर है लेकिन वो क्या, इररिलेवेंट है। वो क्या? क्योंकि आप उसे ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आना, वो तो कमिटेड है। चाहे आप डिसीजन लेते ना लेते, डिसीजन ने उसको कोई इफेक्ट नहीं किया, वो तो ऑलरेडी आप वादा कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? वादा कर चुके हैं। इसके बाद तीसरी डायमेंशन थी कि हमेशा रेलेवेंट कॉस्ट कैश फ्लोज में होती है। किस में होती है? कैश फ्लोज। अगर मैं इसे 1 कहूँ, इसे 2 कहूँ, तो ये 3 पॉइंट है। किस में होती है जी? कैश फ्लो। और जब वर्ड कैश फ्लो आता है तो वो दो तरफ जाता है, कैश इनफ्लोज भी होती हैं उसमें, और क्या होती है? कैश आउटफ्लोज। तो इसका मतलब है सिर्फ जब हम रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो कैश की इनफ्लोज और कैश की आउटफ्लोज को अंडरटेक करेंगे, कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट इसमें नहीं आएगी। नो एस्टिमेटेड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? नो एस्टिमेटेड कॉस्ट। जैसे कि एक कॉस्ट एस्टिमेटेड होती है डेप्रिसिएशन, कौन सी होती है? ये कभी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं बनेगी। इसी तरह अब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, कभी नहीं बनेंगे रेलेवेंट कॉस्ट। जैसे कि कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग में नोशनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी है, फ़र्ज़ की हुई कॉस्ट। एंट्रीज में एक क्वेश्चन में यूज़ हुई थी याद, कि आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बिल्डिंग हमारी किराए पे, हालांकि आप किराया नहीं दे रहे होते, तो वो रियल कॉस्ट नहीं है, वो कैश फ्लो नहीं है, वो तो आपने फ़र्ज़ किया होगा। क्या किया होगा? फ़र्ज़। इसी तरह फ़र्ज़ कई दफ़ा कैपिटल को कर लिया जाता है। अपने पैसे हों तो आप कहते हैं जी मैं अज्यूम करता हूँ मेरे ना होते तो मैं बैंक से लोन लेता, तो मुझे ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता। क्या देना पड़ता? मेरी बिल्डिंग अपनी ना होती तो मैं किराए पे लेता, तो कितना किराया देना पड़ता। इसे क्या कहते हैं? नोशनल। क्या कहते हैं? लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट ना नोशनल कॉस्ट को मानती है, ना अब्जॉर्ब्ड को, ना डेप्रिसिएटेड को, किसी एस्टिमेटेड को नहीं, सिर्फ रियल कैश फ्लोज जो आप फ्यूचर में इंक्रीमेंटल खर्च करेंगे किसी फ़ैसले को लेने की वजह से, और वो हमेशा फ्यूचर ही की कॉस्ट होगी, क्योंकि फ़ैसले का लिंक फ्यूचर से होता है, पास्ट से नहीं होता। किससे नहीं होता? आपने फ्यूचर में कोई फैसला लेना होता है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो जितनी पास्ट या संक कॉस्ट है वो भी इररिलेवेंट, जितनी कमिटेड फ्यूचर कॉस्ट है, कौन से, जो कमिट पहले कर चुके हैं वो रेलिवेंट नहीं है। वो फ्यूचर कॉस्ट रेलिवेंट है जो फैसले के साथ लिंक है, जिसको हमने फ्यूचर में लेना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। और कोई एस्टिमेशन, कोई प्रोविजंस, इस तरह की चीज़ें जो अकाउंटिंग में हम जजमेंटल यूज़ करते हैं, वो कभी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं बनेगी। रियल कैश के अंदर जो हम पैसे इनकर करेंगे वो सिर्फ क्या बनेगी? रेलेवेंट कॉस्ट। अब ये डेफिनेशन ही इतनी मजबूत है कि सारा चैप्टर इस पे खड़ा हुआ। ये 3 पॉइंट अगर आपने अपने अब्जॉर्ब कर ली हैं तो उसके बाद सिर्फ एक चौथे पॉइंट की ज़रूरत है, उसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम है? बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये ऑलवेज रेलेवेंट होती है कॉस्ट, हमेशा क्या होती है? रेलेवेंट। और ये प्योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज रेलेवेंट। ऑलवेज क्या होती है? इसका कॉन्सेप्ट आपको याद हो जी, कुछ हमारे से डिस्कस करें। क्या था अपॉर्चुनिटी को? अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, क्या थे? और आपने किसी एक को ऑप्ट करके बाकी सबको छोड़ दिया,
तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है जिसको ऑप्ट किया है उसकी वजह से जो बाकी छोड़े हैं उनमें से देखो कि किस में तुम्हें मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा था, इसके बाद जो ऑप्ट किया उस बेनिफिट को तुमने सेक्रीफाइस किया। क्या किया? वो अब इस ऑप्टेड आपके ऑप्शन के लिए क्या बनेगी? रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? जैसे सपोज करें मैं, आपको पता है मैं फैसलाबाद में पढ़ाता होता था। कहाँ पढ़ाता था? और उसके बाद मैंने लाहौर मूव किया तो फिर मुझे फैसलाबाद की मार्केट को छोड़ना पड़ा ऑब्वियसली। अब अगर वहाँ मैं इधर फिज़िकल क्लास पढ़ा रहा हूँ तो उधर जो मैं पढ़ाता था वो मैंने छोड़ दी। ऑब्वियसली ये फ़ैसला मैंने लिया होगा कि फिर लाहौर में मेरा ज़्यादा फ़ायदा है इसलिए मैंने मूव किया, लेकिन इस फैसले की वजह से फैसलाबाद की इनकम मैंने क्या कर दी? लूज़ कर दी। अब अगर यहाँ मैं 5 लाख कमा रहा हूँ तो वहाँ जो 2.5 लाख कमा रहा था वो तो मैंने छोड़ दिया। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है अब तुम उस 2.5 लाख को कॉस्ट समझो। तुम 5 लाख नहीं इधर कमा रहे, तुमने फैसलाबाद वाला 2.5 लाख भी तो छोड़ा, उसको तुम कॉस्ट बना के इस 5 लाख में से लेस करो, वो तुम्हारी रेलेवेंट कॉस्ट है। वो कौन सी कॉस्ट है? इस फैसले ने लाहौर आने की वजह से फैसलाबाद की इनकम को जो तुमने ख़त्म किया, फिर तुम 5 लाख कमा रहे हो तो 2.5 लाख लेस करके उसको क्या समझो? रेलेवेंट कॉस्ट है और उसे चार्ज करो। ये प्योर किसका कॉन्सेप्ट है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे किसी ट्रांजैक्शन को नहीं मानते। वो तो कहते हैं अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो डबल एंट्री करनी है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी हमेशा जब किसी कॉन्सेप्ट में आए आपने उसे हमेशा क्या समझना है? रेलेवेंट कॉस्ट। ये 4 पॉइंट अगर आपको समझ आ गए हैं तो इस चैप्टर में से हमेशा जो क्वेश्चन आता है वो आता है वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आता है? वन ऑफ। आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई ऑर्डर होता है जो कि आपको मिलता है कस्टमर की तरफ से। किसकी तरफ से मिलता है? और वो आपको कहता है कोटेशन प्राइस बताओ। क्या बताओ? क्योंकि कंपेटिटिव वर्ल्ड में आप बिज़नेस कर रहे हैं, आजकल तो बहुत कंपटीशन है, तो आप बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे तो कस्टमर आपसे नई चीज़ बनवाएगा, किसी और से बनवा लेगा। तो आपने कंपेटिटिव प्राइस उसे देनी। क्या देनी? और कंपेटिटिव प्राइस किन प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करती है? रेलेवेंट कॉस्ट। जब कोई आपसे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछे या ऑर्डर कि कहे मुझे प्राइस बताओ, तो 2 तरह से ये काम चलता है। एक तो होता है वो आपको ऑफर प्राइस दे। क्या दे? और एक होता है वो आपसे कहे जी मुझे मिनिमम प्राइस बताओ, आप मुझे कितनी चार्ज करेंगे। क्या बताएं? ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आई कैप भी आपसे पूछता है बताएं जी इस कॉन्ट्रैक्ट की मिनिमम प्राइस क्या है। क्या जी? मिनिमम। तो उसका मतलब होता है सिर्फ आपने कैलकुलेट क्या करनी है उस पूरे क्वेश्चन में? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करनी? कभी भी मिनिमम प्राइस में प्रॉफिट, मार्कअप, मार्जिन कुछ भी शामिल नहीं होता। ठीक हो गया? लेकिन जब ऑफ़र प्राइस आती है फिर काम ये होता है कि कस्टमर की ऑफ़र प्राइस को आप कंपेयर करते हैं रेलेवेंट कॉस्ट के साथ। किसके साथ? अगर वो मुझे कह रहा है जी 1 लाख रुपया मैं दे दूंगा और मेरी रेलेवेंट कॉस्ट उस पर आ रही है 90,000, कितनी आ रही है? तो ऑब्वियसली मुझे 10,000 फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं क्या करूँगा? कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट। क्या करूँगा? इवन आप बिजनेस कर रहे हैं तो कम से कम भी आपको, अगर वो आपकी कॉस्ट के बराबर भी पैसे दे देता है, प्रॉफिट ज़ीरो होता है, फिर भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसकी रीज़न है कस्टमर तो मिल गया ना। कल को आप इससे प्रॉफिट भी कमा लीजिएगा। कस्टमर का आना भी एक बिज़नेस में बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। लेकिन रिजेक्ट कब करेंगे? सिर्फ लॉस पे। कब करेंगे? जब हम उसको कह रहे हैं जी हमें ऑफ़र प्राइस 1 लाख थी और रेलेवेंट कॉस्ट भी क्या थी? 1 लाख, तो फिर भी क्या किया? एक्सेप्ट। तीसरा सिनेरियो आता है, उसने हमें कहा जी ऑफ़र प्राइस 1 लाख है लेकिन हमारी रेलेवेंट कॉस्ट कितनी आई उस कॉन्ट्रैक्ट पे? हाँ जी, 1,10,000। कितनी आई? अब हमें 10,000 लॉस हुआ। क्या हुआ? अब हम इस सूरत में क्या करेंगे? रिजेक्ट। क्या करेंगे? सिर्फ इस सिचुएशन में रिजेक्ट होगा। ठीक हो गया? अब इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ी, अगर आप नोट करें इस चैप्टर 14 का स्कोप हमने देखा कि इसमें जब भी क्वेश्चन आना वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आना है। क्या आना? एक ऑर्डर हमें दिया जाना, उसे कहा जाना बताओ वैल्यूट करके कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या पूछा जाना इस ऑर्डर की मिनिमम प्राइस बताएं। क्या बताएं? दोनों सूरतों में हमें कैलकुलेट क्या करनी पड़ेगी? रेलेवेंट कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी?
जो मोर द लेस डिपेंड किस पे करती है ज़्यादातर, इस डेफिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर? कोई भी कॉस्ट जो इन 3 लाइनों पे पूरा उतरेगी, या वो क्या होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो क्या बन जाती है? रेलेवेंट कॉस्ट। इस जनरल कॉन्सेप्ट के बाद फिर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा था? आपको याद होगा, मटेरियल वाहिद वो एलिमेंट है, अगर नहीं इस पे आपका फोकस तो आज फिर कर लें। अगर आपसे कोई पूछे ना कि वेरिएबल कॉस्ट पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सी है, तो आप कहेंगे सिर्फ मटेरियल की है। किसकी है? मटेरियल 100% वेरिएबल है, वो कभी फिक्स नहीं हो सकता। चीज़ बनती है तो लगता है, नहीं बनती तो नहीं लगता। लेबर हमेशा वेरिएबल लेना है जब तक क्वेश्चन में खुद उसे फिक्स ना बनाए। फिक्स बना देता वो कहता जी आपने मंथली बेस पे लेबर रखा है। किस पे रखा है? अगर तो फिक्स्ड पे पे रखा है तो फिर वो फिक्स कॉस्ट है। खामोश क्वेश्चन में वो हमेशा वो क्या? वेरिएबल कॉस्ट है। और जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, तीसरा एलिमेंट कॉस्ट का, उसमें वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल है और फिक्स क्या है? फिक्स है। तो जब हम रेलेवेंट कॉस्ट को गौर से समझते हैं तो पता यही लगता है कि वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली रेलेवेंट होती है। क्या होती है? और फिक्स कॉस्ट क्या? नॉर्मली इररेलेवेंट होती है। सिर्फ अगर मैं कहूँ फिक्स कॉस्ट कौन सी रेलेवेंट है, तो इधर एक 3 बातें मैं लिख सकता हूँ। इस कॉस्ट क्लासिफिकेशन बिहेवियर के मुताबिक आपकी रेलेवेंट कॉस्ट को इस तरह भी बयान किया जा सकता है। आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है, कौन सी कॉस्ट? ये क्या होगी? रेलेवेंट। ये क्या होगी? रेलेवेंट। आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या होगी? इररेलेवेंट। क्या होगी? इर अच्छा, जब मैं कोई वर्ड इररेलेवेंट लिखूंगा तो ऑब्वियसली फिर मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा। तीसरी एक सिचुएशन होती है कि है तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन वो इंक्रीमेंटल है। वो क्या? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, या उसे एक और नाम भी कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट एबल फिक्स्ड कॉस्ट। यानी इसका डिसीजन से लिंक है। किससे लिंक है? अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो अक्कर हो रही है, वरना ये अक्कर नहीं होनी थी। अब बेशक ये फिक्स्ड है, ये क्या बन जाएगी? रेलेवेंट। क्या बन जाएगी? तो ये जो 3 पॉइंट डेफिनेशन के लिखे, उसको इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट। और क्वेश्चन हमेशा किसका आना है? वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या किसी स्पेसिफिक ऑर्डर का? किसका? और आपसे पूछा जाना है कि रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पे बताएं कि मिनिमम प्राइस क्या है या ऑफर प्राइस क्या हो सकती है। तो जनरल बातों के बाद फिर इसमें स्पेसिफिक रूल थे मटेरियल के। किसके थे? मटेरियल। ये नोट कर लिया। अच्छा, ये आपके जो ऑनलाइन लेक्चर रोल आउट भी हो जाता, यानी जो देख रहे हैं अगर वो नोट करें तो आगे पीछे कर सकते हैं हम वो। आपने कर लिया नोट तो मिटाना पड़ेगा, ये बोर्ड ख़त्म हो गया। नहीं, आ रही समझ? ये इतना खूबसूरत यूनिक कॉन्सेप्ट है कि अगर इसकी ये कॉन्सेप्ट को आप समझ लें तो क्वेश्चन फर हो जाते हैं आपके। क्वेश्चन अड़ता ही जब है जब आप कॉन्सेप्ट पे आप वीक होते हैं। ये लाइनें अगर आपके जहन में आए तो रेलेवेंट कॉस्ट आपको आती है। अभी कुछ स्पेसिफिक बताऊंगा, उसे भी गौर से बस समझ लेना। तो उसके बाद क्वेश्चन जब आप कोई भी देखेंगे आप कहेंगे ये तो चीज़ें हमें आती हैं यार। ठीक है? तो जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है, उसके बीच में ये मूवमेंट तो आता है कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा काम करना है तो उसके लिए कोई बिल्डिंग हमें एक्स्ट्रा, बिल्कुल, या कोई प्लांट किराए पे लेना पड़ रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा का ऑर्डर आ गया, हमारी मशीनरी एग्जिस्टिंग नहीं बना पा रही तो हमने हायर पे किराए पे ले लिया, लेबर कोई हायर करना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ कर देंगे। अच्छा, आपने ना ये ऊपर जो रेलेवेंट कॉस्ट बाकी कर दो, वो लिखे रहना, जो तुमने लिखा है वो नहीं मिटाना। हाँ जी, इधर वाला मिटाओ।
अच्छा जी, अब मैंने कहा था कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं, जैसे मटेरियल को लेके रूल है रेलेवेंट कॉस्ट का। किसको लेके? मटेरियल। जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं उसकी रेलेवेंट कॉस्ट आपने कैसे बनाने हैं। हमने कहा था आपको एक स्पेसिफिक न्यू ऑर्डर आएगा, ऐसे ही, और उसके ऊपर आपने देखना है कि रेलेवेंट कॉस्ट को मेजर करके वो कितनी बनती है नए कॉन्ट्रैक्ट पर। उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोडक्शन आपने करनी है, क्या करनी है, कुछ चीज़ों को बनाना। तो जब चीज़ें बनाएंगे तो क्या लगेगा, मटेरियल। क्या लगेगा? अब आपको जब ऑर्डर आना है तो आपने केस बना लेने हैं। इसका एक केस है ए, वो कहता है कि जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, क्या जी, जो आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए, वो आप अपने आप से क्वेश्चन करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें क्या अवेलेबल है या नहीं है। अगर आंसर मिलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मटेरियल यूज़ होना है वो हमारे पास नहीं है, क्या है, नॉट अवेलेबल, क्या आता है जी। तो आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में सोचें, अगर कोई चीज़ चाहिए हो, आपके पास ना हो तो आप ख़रीदते हैं ना, क्या करते हैं, तो फिर मटेरियल भी बाज़ार से ख़रीदा जाएगा, क्या होगा, ख़रीदा जाएगा। और ख़रीदते हुए जो कॉस्ट आती है उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्या कहते हैं, या उसे कहते हैं परचेज कॉस्ट, क्या कहते हैं, जो नॉर्मली किसके बराबर होती है, मार्केट वैल्यू के। किसके बराबर? यानी जितना मार्केट से अब ख़रीदने पे ख़र्चा आएगा, रिप्लेस करने पे, ख़रीदने पे, उसे क्या, वो आपके लिए क्या बन जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट। क्या बन जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये आपकी इस केस में बनेगी रेलेवेंट कॉस्ट। आसान है, जितने की नई चीज़ ख़रीदेंगे, नया मटेरियल, वो सारा आपके लिए क्या बन गया, रेलेवेंट। क्योंकि ये 100% प्योर क्या फ्यूचर कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? अगर कॉन्ट्रैक्ट आया, मटेरियल यूज़ होना तो ख़रीद रहे हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट आता, मटेरियल नहीं चाहिए था तो अब ना ख़रीदते। तो डेफिनेशन के साथ मैच किया। किसके साथ मैच किया? डेफिनेशन। फिर आपका केस बी है, क्या जी, वो फिर कहता है कि अपने आप से क्वेश्चन करो कि रिक्वायर्ड मटेरियल अवेलेबल है। अब आपको जो आंसर मिला, उधर मिला था नॉट अवेलेबल, क्या मिला था, अब आया अवेलेबल है, क्या जी, हमारे पास हमारे स्टोर में स्टॉक में मटेरियल पड़ा हुआ है जो नए कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ होना है, ठीक है। अब ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल कहते हैं, दो क्वेश्चन अपने आप से और पूछो। एक पूछो कि अगर ये अवेलेबल है तो क्या ये रेगुलरली यूज़ होता है, क्या होता है, यूज्ड इन बिजनेस। आपका जो कारोबार है, जो आप कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें क्या इसका रेगुलर यूज़ है। अगर उसका भी जवाब आता है यस, क्या आता, कि रेगुलर यूज़ हो रहा है, तो फिर आपकी रेलेवेंट कॉस्ट जो बनेगी, फिर वही सेम रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, या उसे क्या कहेंगे, परचेज कॉस्ट, या कहेंगे मार्केट प्राइस। और अगर इसका जवाब आता नॉट रेगुलरली यूज्ड, क्या आता, पड़ा हुआ है, कोई ओवर बाय कर लिया था, पहले ज़रूरत थी, अब आजकल उस तरह का मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं होता, तो फिर ये कहते हैं फिर दो तरफ को जाएं आप। एक तो ये है कि जो चीज़ ना चाहिए हो वो क्या होती है, उसे बेच देते हैं आप, क्या करते हैं, तो जो स्क्रैप वैल्यू होगी क्या होगी, या उसे कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू, क्या कहते हैं, या उसे कहते हैं डिस्पोजल वैल्यू, क्या कहते हैं, या सीधा NRV कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, क्या कहते हैं, जो मटेरियल में भी यूज़ होती है। यानी आप बेच के उससे कितने पैसे रियलाइज कर सकते हैं। NRV इसलिए लिखा कि बेचने पे कोई खर्चा भी आपका हो सकता है। अगर वो मटेरियल मैं 10,000 का बेच सकता हूँ 2,000 का खर्चा करके, तो मैं रियलाइज़ कितने करूँगा, 8,000, कितने करूँगा। तो फिर हमारा एक तो ये फ़ायदा है कि हम अगर रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा था तो क्या कर सकते थे, बेच सकते थे। और वहाँ से मैंने कहा जी अगर आप उसको बेच के सेल्स वैल्यू आपकी 10,000 है, कितनी है,
और उस पे सेलिंग कॉस्ट जो बेचने पे आएगी वो 2000 है, वो कितनी है? तो आप कितने पैसे कमा सकते थे? अब क्योंकि आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया, वहाँ यूज़ हो जाएगा, तो क्या ये 8000 को आप लूज़ नहीं करेंगे इस बेनिफिट को जो कि बेच के आप कमा सकते थे? तो क्या बन जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या बन जाएगी? अभी हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज क्या होती है? रेलेवेंट। तो ये 8000 जो हम कमा सकते थे बेच के, वो क्या होगा? लूज़ होगा, और वो क्या बन जाएगा? रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन मैंने कहा था जब आप एक ऑप्शन ऑप्ट करें तो जो नेक्स्ट आप छोड़ते हैं उसमें मोस्ट प्रॉफिटेबल देखना है। क्या देखना? मोस्ट प्रॉफिटेबल। अभी तो एक ऑप्शन था, फिर आपने देख लेना क्या इसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ है। क्या जी? यही मटेरियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी और जगह यूज़ होके हमारे पैसे बचा सकता, और जवाब आता जी यस, अल्टरनेटिव यूज़ है, और ये किसी और मटेरियल की जगह इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी जो सेविंग होगी वो होगी 9000। कितनी होगी? 9000 की कॉस्ट आपकी सेविंग हो जाएगी अगर आप किसी और मटेरियल को जिसको बाई करना था 9000 का, उसको नहीं करेंगे, उसकी जगह इसको यूज़ कर लेंगे। किसको यूज़ कर लेंगे? अब अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ कर लूँगा तो क्या ये 9000 की जो बचत कर सकता था कर पाऊँगा? नहीं। अब अगर मेरे पास ये दोनों ऑप्शन होते, 8000 का फ़ायदा भी और 9000 का, तो मोस्ट प्रॉफिटेबल इनमें से क्या? 9000। तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलिवेंट क्या बनाता? 9000। क्योंकि ऑप्शन पक्के दो तो नहीं ना होते, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में देखना है मोस्ट प्रॉफिटेबल, नेक्स्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सा? नेक्स्ट। ये तो अब हमने ऑप्ट करना ही करना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था उसमें जो हम बेनिफिट लूज़ करेंगे वो क्या बनेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वो रेलेवेंट बन जाएगी। हाँ, अब आई क्या आपका क्वेश्चन है, अगर उसने एक ही बात किया तो फिर एक को ही ले लेंगे, और अगर दो की हैं तो कंपैरिजन कर लेंगे। 8 और 9000 में से क्या लेंगे? विच एवर इज हायर। क्या लेंगे? विच एवर इज हायर क्या बनेगी? रेलेवेंट कॉस्ट। और वो कितनी बनेगी? 9000। ऐसे आप इसको सम अप करें हमारे इस कॉन्सेप्ट को, तो ये केस भी यहाँ से शुरू हुआ। मटेरियल अवेलेबल हमारे पास था जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए। बिजनेस में अगर तो रेगुलरली यूज़ हो रहा है तो फिर तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, परचेज कॉस्ट ही आएगी। नहीं रेगुलरली यूज़ हो रहा तो दो ऑप्शन बन जाएंगे, या तो स्क्रैप वैल्यू जितने पे बेच के आप पैसे कमा सकते हैं वो, या कोई अल्टरनेटिव यूज़ उसका बेनिफिट। अगर दोनों ये क्वेश्चन में दिए हैं तो विच एवर इज हायर जो होगी वो क्या बनेगी? रेलेवेंट कॉस्ट। अगर कोई एक दिया तो उसे हम कर लेंगे चूज़। हाँ जी। फिर एक हमारा आता है केस सी भी बनता है। क्या बनता? मटेरियल को लेके। किसको लेके? वो ये कहता है कि जो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल है, कौन सा? फॉर कॉन्ट्रैक्ट। क्या जी? रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर, वो आपके पास अवेलेबल है। जवाब आता है जी अवेलेबल है। फिर आप पूछते हैं जी रेगुलरली यूज होता है, तो जवाब आता है नॉट रेगुलरली यूज्ड। क्या आता है? लेकिन ये मटेरियल जो है ना रेगुलरली यूज़ नहीं होता था, तो यहाँ तो पॉजिटिव वे में था। किस में था? फ़ायदा आपको दे रहा था। क्या दे रहा था? कई दफ़ा ऐसा मटेरियल पड़ा होता है जो एक्सक्लूसिव होता है। क्या होता है? आपको बल्कि पड़ा हुआ नुकसान दे रहा है, आपकी बाकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और आपने उसे फेंकवाना होता है, डिस्पोज्ड ऑफ करना है। क्या करना? ज़ाया करना है। जब आपके घर में भी कूड़ा करकट हो, घर साफ़ करवाएं, तो मज़दूरों को बुलाना पड़ता है ना, मजदूरी पैसे लगते हैं ना आपके। तो वो जब रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा था, फजूल पड़ा हुआ था, हमने क्या करना था? डिस्पोज्ड ऑफ। क्या करना था? ये आपने वहाँ भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी। कहाँ पढ़ा? जब नॉर्मल लॉस की डिस्पोजल कॉस्ट होती थी तो हम ऐड करते थे, तो ये तो हमें उल्टा खर्चा पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था? अब ये खर्चा बच जाएगा क्योंकि इसका यूज़ आ गया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कहाँ यूज़ हो सकता? अब कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ होगा तो ये जो डिस्पोजल कॉस्ट है क्या होगी? इसकी हमारी क्या हो जाएगी? सेविंग। क्या हो जाएगी? यानी ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट में रिडक्शन करेगा, कम करेगा उसे, हम इसे लेस करेंगे। रिडक्शन इन
रेलेवेंट कॉस्ट। अगर ये केस क्वेश्चन में आ जाए तो ये वैल्यू कहाँ से लेस होगी? रेलेवेंट कॉस्ट से, क्योंकि अगर ये डिसीजन ना आता तो आपको डिस्पोजल कॉस्ट खर्च करनी पड़ती। क्या करनी पड़ती? उसे ज़ाया करने में मटेरियल को। अब वो 10,000 जो खर्च करना था बच गया, तो 10,000 की सेविंग क्या हो जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट को जमा कर रहे हैं, वहाँ से क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। कॉस्ट खर्चा होता है ना, खर्चे में कोई इनकम आ जाए तो वो क्या होती है? लेस होती है, उतनी कॉस्ट कम हो जाए। ठीक हो कुछ? तो ये वाला केस कभी कभार आ सकता है, लेकिन हमने इसलिए पूरा पढ़ लिया कि आई क्या पे डाल भी सकते हैं। तो ये केस हैं जो मटेरियल के ए, बी और सी, इससे बाहर कुछ नहीं है। जिसको ये तीन आते हैं मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, इन तीनों में से बनने हैं। ज़्यादातर वो 2 वाला और 1 वाला यूज़ होता है। कई कभार अगर ये वाला भी आ जाए तो डिस्पोजल कॉस्ट की क्या है? सेविंग है। सर वो सेविंग में प्रॉफिट नहीं था? हाँ जी सर अल्टरनेटिव यूज में मटेरियल हम यूज करते हैं और जो प्रॉफिट हमने लेना था वो यूज होगा ना, वहाँ पे बच्चों की कॉस्ट वो बनेगी। हाँ जी, जो हमें फ़ायदा होना था, दोनों फ़ायदे हैं। ये भी बेच के फ़ायदा ही होना था 8,000 जो हमने कमाना है, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा था किसी और मटेरियल की जगह जिसको ख़रीदने पे हमारा कितना खर्चा होना था? 9,000, उसको सेव कर लिया इसने, ये यूज़ हो सकता था। अब यूज़ नहीं करेंगे, हम ख़रीदेंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बनी? क्योंकि हमने मटेरियल को कहाँ यूज़ कर लेना है। सर मटेरियल यूज करके जो प्रॉफिट आएगा वो सेविंग होगी, या मटेरियल जो हम यूज करें, मतलब 10 किलो यूज कर रहे हैं, 10 किलो नया जो आएगा वो वाली सेविंग होगी? जो 10 किलो नया ख़रीदना था वो इसने बचा लेना था, वो सेविंग, ठीक है, वो सेविंग। अच्छा, ये इसमें ये 3 केसेस, केस ए, बी और सी, इसको अच्छी तरह नोट करें। फिर इसको, ये यार बोतल पकड़ाइए, हमें फिर साफ़ करना पड़ेगा, लेबर पे जाना कर लें। करें साहब। फिर अब वो यहाँ से नीचे से नहीं, वो जो अपने वाला नहीं करना। अच्छा, फिर दूसरा एलिमेंट आता है लेबर। क्या था? जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मटेरियल के बाद दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? लेबर। लेबर की ही रेलेवेंट कॉस्ट को लेके भी कुछ केसेस हैं, अगर उसके भी केस वाइज हम बना लें तो हमारे लिए आसानी होगी। अगर रिक्वायर्ड लेबर फॉर कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर आया उसके जो लेबर चाहिए, मज़दूर चाहिए, देखना है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो जवाब आता है नॉट अवेलेबल। क्या आता? क्या? इसका मतलब है आप उन्हें आप वेरिएबल उन्हें हायर करते हैं। आपको जब काम होता है तब मज़दूर हायर कर लेते हैं, काम नहीं होता तो आप फिर मज़दूर भी हायर नहीं करते। प्रोडक्शन प्लेस पे आपने मज़दूरों को फिक्स्ड बेस पे नहीं रखा। किस पे नहीं रखा? आपका काम होता है तो उन्हें हायर कर लेते हैं, काम ख़त्म होता है तो बस वो फारिग हो गए। ठीक है, इस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ठीक हो गया।
अब अगर इस तरह लेबर रखा था तो वो तो फिर अवेलेबल नहीं था, नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब दोबारा क्या करेंगे, हायर करेंगे। तो ये जितनी भी हायरिंग कॉस्ट होगी क्या होगी, क्या वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, रेलेवेंट। नए लेबर फोर्स का जो भी रेट होगा वो क्या बन जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट। ये केस उसी से मिल गया जैसे मटेरियल हमारे पास नहीं था तो हमने बाज़ार से ख़रीदा था, क्या किया था। ऐसे ही हायरिंग जो मार्केट में ख़र्चा पड़ेगा नए मज़दूरों को हायर करने का, वो क्वेश्चन में बताया होगा, उनका पारा रेट या जो कुछ भी है वो सारा क्या बन जाएगा, रेलेवेंट। इसमें एक दो पॉइंट कई दफ़ा वो ऐसे ही डाल देता है टर्नैली मारने के लिए कि नए लेबर फोर्स को हायर किया, रिक्रूटमेंट कॉस्ट आई, क्या आई, वर्ड क्या यूज़ किया उसने। जब किसी को रखना होता तो इंटरव्यू और सारा एक सिलसिला, पब्लिसिटी करते हैं, इश्तिहार मशहूरी देते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेट, इस तरह की कॉस्ट आ सकती है। उसके बाद आप उन्हें नए बंदों को ट्रेन भी करते हैं, क्या करते हैं, ट्रेनिंग की कॉस्ट भी आ जाती है, ऐसे ही है। और फिर उनका एक रेट भी होता है, उनकी कॉस्ट होती है, जैसे मज़दूरों का नॉर्मली पर आवर रेट होता है, क्या होता है। तो फिर ये सारी तीनों चीज़ें जमा होंगी तो उसे हम कहेंगे हायरिंग कॉस्ट। सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट आया नया, नए बंदे आपने रखे, नए बंदों को रिक्रूट करने पे भी खर्चा आया, नए बंदों को ट्रेंड करने पे भी खर्चा आया, नए बंदों को एक पैसे भी देने हैं उनके काम के पर आवर रेट भी। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ना आता तो सारे खर्चे होते। तो रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी कि डिसीजन की वजह से जितने भी फ्यूचर में खर्चे होंगे वो सारे क्या होंगे, रेलेवेंट। तो फिर ये सारे रेलेवेंट हो, ठीक है। आपको क्या ज़रूरत थी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ना आता तो आपने तो बंदे नहीं थे रखने, आप तो वेरिएबल बेस पे रखते हैं। किस पे रखते हैं, यानी जब ज़रूरत होती है तब रखते हैं। सारा कुछ ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट आया। तो अब सारे खर्चे क्या बनेंगे, हायरिंग कॉस्ट, और क्या बनेंगे, रेलेवेंट, क्या बनेंगे। दूसरा केस होता है जी आपका केस बी, कि लेबर आपने फिक्स्ड बेस पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ, लेबर इज हायर्ड ऑन फिक्स्ड बेसिस। किन बेसिस पे, उन्हें गारंटी दी हुई है कि जी 8 घंटे की शिफ्ट है, या 15 दिन है, या दिहाड़ी है। दिहाड़ी भी चलती है ना उर्दू पंजाबी में, एक दिन कहते हैं, एक महीना जो उसकी आपको ये फ़िक्स तनख्वाह मिलनी है। और उसमें अगर मैं कहूँ जी हफ्ते में 40 घंटे आपने काम करना है ज़रूर, और उसके ये पैसे हैं। अब जब आप फिक्स बेस पे किसी को रखते हैं ना तो काम उनके लिए निकालना आपकी ज़िम्मेदारी है। किसकी ज़िम्मेदारी है, आपकी। वो कहते हैं जी दें काम, हमने तो कहा था 40 घंटे काम करेंगे, आपने खुद ही हमें वेला रखा, आइडल रखा है। क्या रखा है, हम पैसे पूरे 40 घंटे के लेंगे, बनता भी यही तो क्या। अब अगर वो आइडल थे, क्या थे, 40 आवर्स एक वीक में, एक हफ्ते में उन्होंने काम करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसी को फिक्स तनख्वाह हम उनको देते हैं। उनके पास फ़िलहाल काम सिर्फ हफ्ते में 20 घंटे का, कितने घंटे का, 20 घंटे वो वर्कड है, और बाकी 20 घंटे वो आइडल रहते हैं, फजूल बस गप्पे शप्पे मारते, चाय शाय पी, ऐसे ही इंटरनेट यूज़ किया। लेकिन हमने पैसे कितने के देने, 40 घंटों के, कितने के देने। अब आपके पास नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया, क्या आ गया, उसमें भी इन जैसे बंदों के 20 घंटे चाहिए आपको। अगर एक बिजनेसमैन समझदार होगा तो वो नए बंदे तो हायर नहीं करेगा, वो कहेगा यार वो जो वेले बंदे बैठे हुए हैं उनसे ही काम करवाता हूँ, उन्हें तो मैं 40 घंटों के पैसे देता हूँ। किसके देता हूँ, मुझे भी पता है अभी मैं उन्हें 20 घंटों का काम दे रहा हूँ, बाकी 20 घंटे जो हैं जो फ्री हैं उनसे वो मैं काम करवा लेता हूँ। तो क्या कोई नई कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के आने के बाद लेबर कॉस्ट पे इफेक्ट हुआ, कोई नहीं। आप तो पहले भी 40 घंटों के फिक्स पैसे दे रहे थे, अब भी वो 40 के देने। हाँ ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि आइडल टाइम का यूज़ हो गया। किसका यूज़ हो गया, वो फ्री टाइम का यूज़ हो गया। जैसे हमारे इधर देखो राइज़ में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो आजकल कैमरामैन टीम्स में हो सकता है थोड़ी आइडल भी हों, क्लासेस कैफ की ख़त्म हुई हुई हैं ऑनलाइन सारी, लेकिन जब फुली ऑक्यूपाइड होंगे ये बंदे तब प्रॉब्लम हो सकती है। ये बंदे कम पड़ गए, एक टीम और लानी है, यही पूरे कर लेंगे, लेकिन आजकल हो सकता है टाइम हो इनके पास, ऐसे ही। तो अगर इनके साथ राइज़ ने को फिक्स बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसमें कोई भी काम, जैसे हमारी क्लास निकली तो ये अब रिकॉर्ड करने आ गए हैं, इनको कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो आ ही रहे थे, चाहे काम है था चाहे नहीं था। तो आइडल टाइम के कभी भी पैसे नहीं पड़ते एक्स्ट्रा आपको, इसलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं करने।
इंक्रीमेंटल रेलेवेंट कॉस्ट इसकी क्या ज़ीरो है। क्या अगर मैं कहूँ लेबर इज़ हायर्ड ऑन फिक्स बेसिस, तो जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो रेलेवेंट कॉस्ट इसकी बनेगी वो क्या होगी, ज़ीरो। क्या होगी, क्या, ज़ीरो, क्योंकि 40 घंटे का पेमेंट तो ऑलरेडी हो रही थी, वही होनी है, उन्हें कौन सा एक्स्ट्रा कुछ देना आपने। रेलेवेंट कॉस्ट तो होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, क्या थी, सिर्फ ये हुआ जो नेट यूज़ करके चाय पी रहे थे वो थोड़ा परेशान हो गए कि हमारे लिए काम निकल आया, यही हुआ। आप तो पहले भी उतने ही पैसे दे रहे थे, अब भी उतने ही दे रहे, ठीक है। तो अगर आपका लेबर आइडल में हो, आप उससे काम करवा लें नए कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इसको टेक्निकली वर्ड्स में कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी का यूज़। किसका यूज़, उनके पास स्पेयर कैपेसिटी थी, वो फ्री थे और हमने उसको यूज़ कर लिया, अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, ज़ीरो हो, ठीक हो गया जी। अब तीसरा केस भी लेबर में बनता है, कौन सा केस, थर्ड। अगर लेबर रिक्वायर्ड है आपको फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट, किसके लिए, और जो एग्जिस्टिंग लेबर है, कौन सा लेबर है, वो फुली यूटिलाइज्ड हो रहा है, क्या हो रहा, कोई उनके पास टाइम नहीं है, क्या नहीं है। कैफ की जब 31 जनवरी 10 फरवरी तक क्लासेस कोई हो रही थी, तो कैमरा फिज़िकल क्लास में हमारा अरेंज नहीं हो पा रहा था, ऐसे ही है ना। अगर ये सेशन आपका फ़िज़िकल था, हमें मुश्किल हो रही थी, वो कह रहे थे सारी क्लासेस में वो बिज़ी हैं, कैमरे को फ्री नहीं है, या कैमरा नहीं है, या कैमरा मैन्स नहीं है, क्या नहीं है, वो फुली काम कर रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी आवर्स थी उससे भी ज़्यादा लगा रहे हैं, तो आप अभी सब्र करेंगे, ये कहा जा रहा था। अब अगर इस तरह का केस हो जाए, जो लेबर एग्जिस्टिंग है वो पूरी तरह मसरूफ़ है, आप ही का पहले कोई काम कर रहे हैं और उसमें फुली यूटिलाइज्ड है, उनके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, क्या नहीं है। अब आपके पास आ गया नया कॉन्ट्रैक्ट, क्या आ गया। अब अगर आप बिजनेसमैन होंगे तो 3 काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक तो न्यू हायरिंग कर लें, ठीक है, जो काम जहाँ कर रहे हैं उन्हें करने दें, नए बंदे रख लें, क्या करना है। ये थोड़ा टफ डिसीजन है, क्या, ये इसलिए कि पुराने बंदे ट्रेंड हो जाते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हें पता होता है, वो काम करते हुए टाइम ज़ाया नहीं करते, वो चीज़ों को ख़राब नहीं करते, ऐसे ही है। नए बंदा रखेंगे रिस्क होगा, वो आपके साथ यूज़ टू होते हुए टाइम लगाता है, क्या करता। बहरहाल ये है कि न्यू हायरिंग हो सकती है, क्या हो सकती है, न्यू हायरिंग। दूसरा होता है एग्जिस्टिंग बंदों को कहें जी ओवर टाइम लगा लो, क्या लगा लो, तुम्हें 8 घंटे के तो हम पैसे देते हैं या ऊपर दे देंगे, क्या कर देंगे। ओवर टाइम क्या होता है, आपको ओवर टाइम के अंदर एक रेट अगर 10 पर आ रहा है, क्या मिलता है उन्हें, 1 घंटे के कितने पैसे मिल रहे हैं, 10। तो यहाँ कहा जाता है कि 10 पर आवर भी हम आपको देंगे, लेकिन क्योंकि आप नाइट की शिफ्ट लगा रहे हैं, ऊपर भी 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, प्रीमियम, क्या देंगे। तो आपको कितने पैसे 1 घंटे के बन जाएंगे, आपके 50, क्योंकि आप उनसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा। नॉर्मल रेट के ऊपर थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है। तो इसे कहते हैं ओवर टाइम का बेसिक रेट, इसे कहते हैं प्रीमियम, क्या कहते हैं। और इस तरह ओवर टाइम पेमेंट कितनी बन गई, टोटल 15, ऐसे ही है। एक ये ऑप्शन है, ना छोड़ो एग्जिस्टिंग बंदों को, उनको डबल पैसे दे दो, क्या दे दो। और तीसरा ये है कि डाइवर्ट कर लो, क्या कर लो, और क्या कर लो, डाइवर्ट कर लो। उन्हें कहो भाई ये नया कॉन्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा ये कस्टमर अगर हमें मिल गया फ्यूचर में परमानेंट, तो यहाँ से हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। आप फ़िलहाल ये करें, पुराना काम जहाँ कर रहे हैं छोड़ दें और यहाँ पे नया काम करें। अब फिर आ जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या आ जाएगी, क्योंकि पुरानी जगह से भी वो कुछ ना कुछ आपको कमा के दे रहे हैं। अब अगर वो डाइवर्ट करके इधर नए कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे तो पुराना काम उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जो बेनिफिट आपको कमा के दे रहे थे आप वो क्या करेंगे, लूज़ करेंगे। तो जब लूज़ करेंगे तो क्या बनेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे रूल होता है कि एक तो उनका पर आवर रेट है ही है, वो तो उन्हें उधर भी मिल रहा है इधर भी मिलेगा। जैसे 10 पर आवर है, क्या जी,
साथ आपने ये देखना है कि वो जो कंट्रीब्यूशन का लॉस कर रहे हैं, किसका लॉस कर रहे हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में प्रॉफिट को क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन। पता ना आप? कंट्रीब्यूशन पर आवर, क्या जी? 1 घंटे में काम करके जो आपको कमा के दे रहे थे वो देख लें कितना बनता है। अगर सपोज करें वो 8 रुपये बनता था, तो अब आपको रेलेवेंट कॉस्ट 10 में जमा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8 जमा करके कितनी पड़ी? 18। अगर आप ओवर टाइम लगवा लेते तो कितनी पड़ी थी? 15। हायरिंग में वैसे हम कर लेते हैं कि न्यू हायरिंग 20 पे होती थी, वैसे सपोज कर रहे हैं। नया बंदा रखते तो कितने में पड़ रहा था? 20 में। अब आपको कहा जाता है अगर तीनों ही क्वेश्चन में दिए हों तो बीइंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपने तो कोटेशन को कम से कम रखना, तो विच एवर इज़ लोअर लेंगे। क्या लेंगे? हम कहेंगे ओवर टाइम लगवाना सबसे बेहतर है। क्या लगवाना बेहतर है? और अगर आपको क्वेश्चन में कोई एक ही दिया हुआ ऑप्शन, जैसे बताया ही कुछ ना हो, सिर्फ डाइवर्ट का बताया हो, किसका बताया हो, तो फिर हम रेलेवेंट कॉस्ट किसको ले लेंगे? 18 को। किसी का कुछ ना बताया हो, सिर्फ न्यू हायरिंग का बताया हो, तो सिर्फ 20 ही ले लेंगे। फिर तो हम मजबूर हैं। अगर कोई 2 देता है तो फिर भी दोनों में देखना विच एवर इज लोअर क्या है। कोई 3 देता है, तीनों में देखना विच एवर इज लोअर क्या है। और कोई एक ही दे देता है तो उसी को ऑप्ट कर लेना। ये जी लेबर के केसेस हैं, बस केस A, B और C। इनके मुताबिक लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती है। और प्रोडक्शन पिलर्स में मटेरियल लेबर सबसे बड़े पिलर्स हैं। ऐसे ही साथ डेफिनेशन है ही है जो अब हमने पहले 4 पॉइंट किए, वो जर्नल रूल तो हर जगह अप्लाई होंगे। ये रेलेवेंट कॉस्ट के स्पेसिफिक रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं? करना है जी नोट, फिर हमने ओवरहेड्स पे चलना है। ओके, ओवरहेड्स को इधर लिख देते हैं, ब्रीफ है। आपका नेक्स्ट तीसरा पिलर क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी मैंने जो जर्नल आपको लिखवाया था, मैंने कहा था फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इररेलेवेंट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? रेलेवेंट। तो फिर यहाँ भी वही आएगा, वेरिएबल FOH कॉस्ट जो है वो क्या बनेगी? रेलेवेंट। और फिक्स्ड FOH कॉस्ट क्या होगी? इररेलेवेंट। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फिक्स ऑब्जॉर्प्शन रेट दिया होगा। क्या दिया होगा? अगर वो कहता है जी ऑब्जॉर्प्शन रेट नहीं, सिर्फ होगा FOH ऑब्जॉर्प्शन रेट, क्या होगा? वो कहेगा 20 पर आवर FOH ऑब्जॉर्ब होते हैं, इसमें 6 पर आवर वेरिएबल है और 14 पर आवर फिक्स्ड है। तो आप 6 पर आवर को क्या ले लेंगे? रेलेवेंट। और 14 पर आवर को क्या ले लेंगे? इररेलेवेंट। ठीक है। और उसके अलावा ओवरहेड्स में एक और बात है, इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स। कौन से? इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स अभी पढ़ा था, वो ऑलवेज क्या होंगे? रेलेवेंट। क्या होंगे? अभी पढ़ा था इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी क्या होती है? रेलेवेंट होती है। ठीक हो गया? तो ओवरहेड्स के जो हमने रूल पढ़े वो बड़े आसान है। वेरिएबल FOH कॉस्ट अब्जॉर्प्शन रेट में रेलेवेंट, और फिक्स FOH कॉस्ट अब्जॉर्प्शन रेट में क्या है? इररेलेवेंट। लेकिन जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है वो सारी क्या है? रेलेवेंट। अब ये पिलर सारे पूरे हो गए, मटेरियल, लेबर और FOH। इसके बाद सिर्फ एक कहानी बचती है कि जो जर्नल हमने डेफिनेशन पढ़ी वो आपको याद हो, और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और है
जो इसको साफ़ करके मैं लिखूँगा जो नॉन करंट एसेट्स को लेके है। किसको लेके है? कि वो नॉन करंट एसेट जो आपने यूज़ करने हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उनकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे बनती है। ठीक है। और रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर मैंने आपको रिवीजन प्लान में क्या कहा था कि आपने सारी कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल और मिनिमम 10 आपने अटैम्प्ट्स देखनी है। काफ़ी कुछ तो वो उसी में से पूरा हो जाना जो आपने किया होगा, जो एक्स्ट्रा है वो अटैम्प्ट से करना इनफ है। अगर इस सारे नॉलेज के बाद वो आप कर लेंगे तो कभी भी लूज़ नहीं करेंगे। और एक रेलेवेंट कॉस्ट का फ़ायदा क्या है, इसका यूज़ बाकी सारी डिसीजन मेकिंग में है। चैप्टर 2 में है जहाँ पे यू क्यू खड़ा हुआ है, वो भी सारा किस पे खड़ा हुआ है, रेलेवेंट कॉस्ट। करें फिर सॉल्व। अच्छा, ज़्यादातर जो आता है वो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में जिक्र आता है। किसके बारे में? यानी क्योंकि आपको ऑर्डर जो आता है वो प्रोडक्शन यूनिट्स का होता है, तो उसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ होनी है, क्या यूज़ होनी है, वो कहता है जी बताओ इसकी रेलेवेंट कॉस्ट कैसे आनी है। तो हमने पढ़ा था जितनी भी पास्ट कॉस्ट है वो सारी क्या होती है, रेलेवेंट। तो वो जो एग्जिस्टिंग प्लांट होगा, कौन सा प्लांट, अगर वही नए कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ हो रहा है तो वो जितने का ख़रीदा था उसकी कॉस्ट, या आजकल जितने की उसकी बुक वैल्यू हमारी बुक्स में आ रही है, या उसकी जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, वो सारी की सारी इररेलेवेंट है। क्या जी? क्योंकि डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रही। ये तो पास्ट कॉस्ट है, ना भी आता कॉन्ट्रैक्ट तो कॉस्ट तो इनकर हम कर चुके थे। ऐसे ही बुक वैल्यू भी हम हमारी बुक्स में है, इस कॉन्ट्रैक्ट का उसके साथ क्या लिंक है, क्या ये फ्यूचर कॉस्ट है? नहीं। डेप्रिसिएशन हमने कहा था क्योंकि वो कैश फ्लो नहीं है, वो भी क्या, इररेलेवेंट है। तो ना ये फ्यूचर कॉस्ट है, ना ये कैश फ्लो है, और ना ये आपके डिसीजन की वजह से इनकर हुई है। तो ये तो डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रही। तो अगर प्लांट की एग्जिस्टिंग कॉस्ट की कहानी दे तो सारी की सारी क्या, इररेलेवेंट। क्या जी? अच्छा, फिर कब ये रेलेवेंट बनेगा? अगर वो कहता है जी कोई प्लांट आपको, न्यू प्लांट रिक्वायर्ड है फॉर कॉन्ट्रैक्ट, न्यू प्लांट रिक्वायर्ड फॉर, यानी आपके पास पहले नहीं है और आपने प्रोडक्शन करनी है, आपको चाहिए, तो दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है किराए पे ले लो। किस पे ले लो? हायर पे। ये जो राइस वाले अगर कैमरे किराए पे यूज़ करने, इनके अपने मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों तरीक़ों से मशीनरी यूज़ हो सकती है। रेंट पे ले लें कोई कॉन्ट्रैक्ट करके, या ख़ुद के ख़रीद लें, क्या कर लें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे तो यूज़ करने आपने। अगर हायर पे लेंगे, किराए पे लेंगे, तो जितना हायर कॉस्ट है, किराया पड़ेगा, वो सारा क्या रेलेवेंट है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र हुआ इसलिए आपको मशीनरी किराए पे लेनी पड़ी, और किराया फ्यूचर की कॉस्ट है। और अगर आप ख़रीद लेंगे, परचेज़ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, परचेज़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो फिर क्या होगा, दो सिनेरियोज यहाँ फिर बन जाते हैं। अगर तो वो प्लांट एंड मशीनरी इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ करने के बाद यूज़लेस हो जाती है, क्या हो जाती है, हमारा कोई यूज़ उसका और नहीं होता, तो फिर तो टोटल परचेज कॉस्ट इसी कॉन्ट्रैक्ट में डालनी पड़ेगी। इसमें डालनी पड़ेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने 5 लाख की मशीनरी खरीदी, इसकी यूज़फुल लाइफ चाहे 10 साल है, कितनी है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल का है उस पर यूज़ होने के बाद इसकी कोई वर्थ नहीं है। क्या नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर पूरे का पूरा 5 लाख हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेलेवेंट। क्या बनाना पड़ेगा, अगर कोई दी होगी तो वो लेस हो जाएगी, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू दी है सपोज करें तो वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, वरना ये 5 लाख पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, रेलेवेंट। अच्छा, अगर वो कहते हैं नहीं भाई इसका फ्यूचर में बाद में भी यूज़ है, फ्यूचर यूज़
आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट भी है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करने के बाद में आप नॉर्मल इसे यूज़ कर सकते हैं, इससे इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकते हैं। फिर मजबूरन एप्रिसिएशन को रेलेवेंट बनाना पड़ेगा। ये 5 लाख था, यूज़फुल लाइफ 5 थी, 1 लाख को हम रेलेवेंट बना लेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ कितनी थी 1। अब ये एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन नहीं, आप कहेंगे सर आपने तो कहा डेप्रिसिएशन कभी रेलेवेंट नहीं बनती। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। कौन सी है? नया कॉन्ट्रैक्ट ही की वजह से नया प्लांट खरीदा, नया प्लांट खरीदा तो नई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ रही है। ये असल में बन गई है इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। क्या बन गई? और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है? रेलेवेंट होती है। क्या होती है? उसमें भी तो डेप्रिसिएशन बनेगी। वो तो नॉर्मल ना, अगर आउटपुट मेथड हो ना डेप्रिसिएशन का मतलब नहीं वो आउटपुट नॉर्मली होता नहीं है, होता तो फिर आती है। बिल्कुल काफ़ी फिक्स एसेट है, जैसे फोटोकॉपी मशीन है उनके होती है कि इतने प्रिंट ही निकालने हैं, हाँ। यूज़ करेंगे वो भी तो लेकिन उसकी कैपेसिटी पे है ना, फिर कैपेसिटी के लिए पहले को इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, वो सारी रेलेवेंट होगी। आप समझ, नया तो पुर्जा शुजा लगाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी। नहीं सर, एक मशीन ठीक है एग्जिस्टिंग है वो हाँ, चल रही है, हाँ। अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट में यूज करेंगे तो वो उतनी डेप्रिसिएट होगी। हाँ, उसको पता किस तरह लेते हैं, मैं बता देता हूँ। एग्जिस्टिंग प्लांट अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो उसकी NRV पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? ये बात सुनो क्या है ये, बल्कि इधर एक इम्पॉर्टेंट बात और कर लो। वो ये कहते हैं अगर पुराना प्लांट था, अगर ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना आता, ये जैसे कह रहा है फोटो कॉपी मशीन ज़्यादा चली, कैमरे ज़्यादा चलेंगे, अगर ना चलता ये कॉन्ट्रैक्ट आता तो ये 5 लाख की बिक सकती थी फ़ोटो कॉपी मशीन। कितने की बिक सकती थी? इसके NRV कितने थे? 5 लाख। लेकिन जब 1 साल यूज़ आप कर लेंगे, यूज़ करने के बाद बेचेंगे तो 4 लाख की बिकेगी। कितने की बिकेगी? अब इनडायरेक्ट जो 1 लाख मुझे बेच के कम मिलेगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट से यूज़ करने की वजह से कम हुआ है, ये बन जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बन जाएगी? और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज क्या होती है? रेलेवेंट। तो ये 1 लाख क्या बन जाएगा? रेलेवेंट कॉस्ट। तो एग्जिस्टिंग जो प्लांट है उसमें सिर्फ NRV को देखना है। किसको देखना? एग्जिस्टिंग प्लांट की ना कॉस्ट, ना बुक वैल्यू, ना एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन, कुछ भी रेलेवेंट नहीं। सिर्फ क्या सिर्फ क्या जी? NRV एट स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और NRV एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों का फ़र्क ऐसे ही है ना। अगर ना कॉन्ट्रैक्ट आता तो कितने की बिकती? 5 लाख की। यूज़ करने के बाद कितने की बिक रही है? 4 लाख की। तो 1 लाख जो सेक्रीफाइस हुआ वो क्या बन गया? रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन अगर नया ही कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो किराए पे है तो सारा किराया रेलेवेंट, नया ख़रीद लिया है तो देखने यूज़लेस हो गया तो पूरी कॉस्ट रेलेवेंट, बाद में यूज़ हो रहा है तो क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या बन जाएगी? इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। क्या बन जाएगी? अच्छा, अब आपने कॉन्सेप्ट बनाना हो और कंफ्यूज हो रहे हों तो आपने कहना है एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन हमेशा इरेलेवेंट है, नया कोई प्लांट अगर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ख़रीदेंगे तो वो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट बना के हम उसे क्या समझेंगे? रेलेवेंट। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो सारे रूल्स आपने पढ़े हैं सिर्फ ये, और उसके बाद डेफिनेशन सारे आज ही जाके क्वेश्चन तुमने करने हैं, सारे हो जाने हैं, किसी जगह भी आप नहीं फंसेंगे। तो ये हम इसको फ़िलहाल बना लेते हैं, मैंने नमाज़ पढ़नी है असर की, फिर मिलते हैं। इसको A बना लेते हैं, ये रिवीजन क्लास A है हमारी। B फिर होगी नमाज के बाद 15 मिनट बाद मिलते हैं। कब मिलते हैं?